मित्रों नमस्कार। मैं अखिलेंद्र कुमार, पूर्व डिप्टी कमिश्नर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से आपके बीच में आज बृहस्पतिवार को फिर से आया हूं और आपके साथ जो पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा की थी उसमें ये मैंने बताया था कि अगले एपिसोड में मैं आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो आपने अक्सर सुना होगा आजकल ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ऑटिज्म के नाम से सुना होगा या एएसडी के नाम से सुना होगा, और सेरेब्रल पॉल्सी के लिए मैंने आपको बताया था कि राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में जो हमारी दिव्यांगताएं 21 हैं उनमें से मुख्यतः विशेषकर ऑटिस्टिक या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर हम चर्चा करेंगे और सेरेब्रल पॉल्सी पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आज हम लगभग 21 में से जो मुख्य नई और विशेष जो जानकारी के लिए दिव्यांगताएं थी मैंने उस पर पूर्ण चर्चा कर दी है। इनमें से किसी पर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप मुझे मेल पर और अपने कमेंट्स पर लिखकर भेज सकते हैं और उसको मैं पुनः सविस्तार विवरण फिर से एक बार आपके लिए बता दूंगा। इसके साथ ही एक बात ये भी हुई थी कि कुछ हमारे दर्शकगण और श्रोतागण जो हैं वो यूडीआईडी कार्ड के संबंध में परेशान हैं और उसके संबंध में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं। उनकी जो कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताना चाहता हूं कि ये स्वलीनता कहलाती है। जो स्वलीनता है मस्तिष्क विकास के दौरान जो एक बालक में विकार आ जाता है, स्वपरायणता टाइप की भी जो है चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम ऑटिस्टिक या ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के विकास में जब बाल अवस्था होती है और तमाम चीज़ें तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती हैं, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो आपने देखा होगा, बच्चे थोड़ा सहमे हुए होते हैं, वो सीमित दायरे में मूवमेंट करते हैं, सबसे मिलते जुलते नहीं हैं, उनका जो है दोहराव युक्त व्यवहार होता है, एक ही चीज को कई बार करेंगे। अगर उंगली मुंह में डाल रहे हैं तो कई बार ऐसे डालते रहेंगे, या हाथ हिला रहे हैं तो हिलाते रहेंगे। मतलब वो एक अपने में स्वलीन रहते हैं, अपने में गुमसुम रहते हैं और अपने में ही मस्त रहते हैं, दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। वो 3 वर्ष पूर्व की जो अवस्था है ये ही इस समय स्वलीनता के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। 3 वर्ष की अवस्था के पूर्व ही स्वलीनता का प्रारंभ हमने देखा है कि हो जाता है कई बच्चों में, और इसको एस्पर्जर सिंड्रोम भी हमने जो है इसके संग देखा है कि एस्पर्जर सिंड्रोम में भी तमाम सारे ऐसे लक्षण हैं जिसमें बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, आपसे आंख मिला के बात नहीं करेगा और अपने सामने जो बैठा है उसके तरफ देखेगा नहीं, उससे बात करने से कतराएगा, उससे मिक्सअप नहीं होगा, अपने दोस्त यारों से मिक्सअप नहीं होगा। इवन जब वो क्लास में रहता है तो शायद वो केवल टीचर पे तो ध्यान दे, बाकी अपने पीयर ग्रुप से, अपने दोस्त यारों से उनके संग ना खेलना चाहेगा, ना उनके संग लंच करना चाहेगा, ना उनके संग कोई मूवमेंट स्पोर्ट्स किसी में भी पार्ट नहीं लेता है और बातचीत तो बहुत ही कम करना चाहता है। उसका एक सीमित दायरा सा बन जाता है। घर में भी वो अपने भाई बहनों से भी बहुत ज़्यादा लड़ता झगड़ता भी नहीं है, ना उनसे बातचीत करता है। खाने की भी तरीके उसके अपने अजीब तरीके की हैबिट्स होती हैं, वो एक अजीब तरीके से अपने हिसाब से खाता है। जैसे अन्य बच्चे सामान्यतः खाते हैं, वो उसको खाने में उसको मज़ा नहीं आता है, वो अपने ढंग से खाना चाहता है, अपने तरीके से बैठना चाहता है, अपने तरीके से भोजन का आनंद लेना चाहता है और मेन उसमें एकांतवास अवश्य चाहता है।
तो ये हाइपर भी कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चों को देखा गया है, या बहुत साइलेंट भी होते हैं। हाइपर एक्टिव भी होंगे या बहुत अधिक साइलेंट भी होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके मेन जो कारण हैं वो ये क्यों होता है, ये मस्तिष्क की जो गतिविधि है उसमें असामान्यता जो पैदा हो जाती है। मस्तिष्क के अंदर तमाम सारे ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिनमें जो एक रसायन का तालमेल होता है, जो उनमें घालमेल हो जाता है। जन्म से पहले ही विकास सही नहीं होता है। ऐसे मस्तिष्क के जो रसायन हैं, जो तमाम सारी उसके अंदर असमानताएं हैं, वो पैदा हो जाती हैं, विद्यमान हो जाती हैं। इसकी वजह से ये ऑटिस्टिक बच्चा होता है और उनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक ये दिव्यांगता है और इस दिव्यांगता की अब पहचान बहुत व्यापक रूप से हो रही है। ऐसे बच्चे भी तमाम सारे, अब चूंकि जांच होने लगी हैं तो जांच के उपरांत ऐसे बच्चों की बहुतायत संख्या देखने को मिल रही है और ऐसे बच्चों को हम स्पेशल स्कूल में पढ़ाकर उनको अपने मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अभिभावकों को जिनके बच्चे इस प्रकार के हैं, उनको ये महसूस करने में या स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। जितनी जल्दी वो इस बात को स्वीकार करेंगे, उस बच्चे में तमाम सारे डेवलपमेंट ग्रोथ होंगे और तमाम सारे उसकी चीज़ों की बढ़ोतरी और एक अच्छाई के रूप में होगी। तो बच्चा एक सामान्य रूप से ही सारे कार्य कर सकता है। ऐसे बच्चे बहुत सारे देखे गए हैं जो आगे चलकर बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों में भी गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई भी पूरी करी है, परंतु उनके जो अपने हैबिट्स हैं वो बने हुए हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस हैबिट से वो किसी समाज को या किसी को हानि पहुंचाते, वो अपने आप में स्वलीन है। दूसरा मैंने एक आपको दिव्यांगता और बताई, सेरेब्रल पॉल्सी की, जिसको प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी कहा जाता है। मतलब सेरेब्रल का मतलब है कि मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट वो हैं, और पॉलिसी का मतलब है जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो आपने प्रमस्तिष्क की पक्षाघात को मैं बता रहा हूँ। पक्षाघात तो आप जानते ही हैं कि लकवा होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि शरीर में लकवा मार गया, आधा शरीर बेकार हो गया, उनका आधा शरीर काम नहीं करता है, हाथ पैर लुंज पड़ जाते हैं। तो वो जो एक लकवा पड़ता है, पैरालिसिस अटैक होता है, उसकी जगह ये प्रमस्तिष्क की पक्षाघात मतलब माइंड में लकवा पड़ना, मस्तिष्क में लकवा अगर पड़ जाता है तो ऐसे बच्चों के मूवमेंट में बहुत सारी गतिविधियों में कठिनाइयां आती हैं। 1760 में एक सर्जन थे विलियम लिटिल, जिन्होंने कुछ बच्चों में इस प्रकार के लक्षण देखे थे कि उनके हाथ पैरों में जकड़न देखी थी, कड़ापन देखा था उनकी मांसपेशियों में। मतलब अगर उनका हाथ है और उसको सीधा कर रहे हैं तो वो सीधा नहीं होता था, उसमें मांसपेशियों में इतनी अकड़न थी कि वो अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, उसको बहुत मुश्किल से सीधा किया जा सकता है। तो इसके जो देखने के बाद से ये चीज़ें पता चली कि इस प्रकार की बीमारी से ये प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, चूंकि माइंड में लकवा हो गया है, पक्षाघात हो गया है, उसकी वजह से जो हमारी सारी तंत्रिकाएं हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो ऐंठ जाती हैं। इसके मेन जो लक्षण है वो ये है कि पैरों में जकड़न हो जाती है, पैर आपने देखा होगा टेढ़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं ऐसे करके चलते हैं, ऐसे हिलते भी रहते हैं और ऐसे कर, वो अपने उसका जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं हो पाता है। अगर वो सीधे चलना चाहता है परंतु उसकी बॉडी जो है वो एक अलाइनमेंट में नहीं चल पा रहा है, इसलिए उसमें टेढ़ापन महसूस होता है, उसको चलने फिरने में कठिनाई होती है। हाथ व पैर में जो एक साथ काम करने का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं बन पाता है। जन्म के समय शिशु या तो देर से रोया है या फिर उसके माइंड में जो है सांस लेने में ऑक्सीजन देर से गई, और एक क्षण भर की सावधानी से ही जो है इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो देर से रोना और देर से सांस लेना बच्चे के लिए एक घातक हो जाता है, समझ लीजिए। और सबसे बड़ा जो है ऑक्सीजन माइंड में अगर नहीं गई है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए भी देरी से गई है, तो समझ लीजिए इसका अटैक हो सकता है। और इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन का भी यही चीज मैंने आपको बताई थी पिछले एपिसोड में। तो ये चीज जो है इसके होने से
बच्चे के शारीरिक विकास में जो माइलस्टोन्स हैं, जो डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं, जो उनके विकासात्मक तमाम सारे हमारे टारगेट्स हैं, वो विलंबित हो जाते हैं। उनमें बहुत ही डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होने लगता है। शरीर में अकड़न आ जाती है, गर्दन नियंत्रण के बाहर हो जाता है, और माइंड और बॉडी का जो एक कोऑर्डिनेशन बनता है, माइंड का जो रिफ्लेक्स एक्शन आता है कि आपको पैर उठा के चलना है, तो परंतु उसका पैर नहीं उठ पा रहा है। काहे क्यों नहीं उठ पा रहा है? कि मांसपेशियों के अकड़न कीजिए, जो जकड़न है उसके शरीर में हाथ से। अगर वो खाना खाना चाहता है, माइंड कह रहा है कि आप खाना उठाइए और मुंह में डालिए, माइंड तो अपना रिफ्लेक्स एक्शन भेज रहा है, परंतु हाथ जो है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, और उसके अकड़न की वजह से वो खाना भी नहीं पकड़ पा रहा और मुंह तक लाने में उसको कठिनाई हो रही है। मुंह में भी ना दे पाए, वो हो सकता है यहाँ पर उसका हाथ लगे जाके, तो उसको हाथ पकड़ के उसके मुंह तक के लिए ये सब फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनमें सब में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बच्चों के साथ अभिभावकों को इनके संग दिन रात लगना पड़ता है, और सुबह से शाम तक इनको जितना मूवमेंट कराया जाता है उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी इनके शरीर में आती जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी अगर आएगी तो निश्चित तौर पर वो अपना एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग आसानी से करने लगेंगे। तमाम सारे सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य पढ़ते लिखते हैं, स्कूल कॉलेज भी जाते हैं और सामान्य विद्यालयों में भी जाते हैं। स्पेशल विद्यालयों के साथ साथ मुख्य धारा की शिक्षा भी ग्रहण करके अच्छी अच्छी नौकरियों में भी जा सकते हैं और जाते हैं। तो इनके लिए भी RPWD एक्ट में जो 4% का रिजर्वेशन है नौकरियों में, उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं और इसका CMO से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये जो 40% के ऊपर की विकलांगता है उसका सर्टिफिकेट बनेगा CMO का, और इसके अनुसार बच्चे को सामान्य शिक्षा भी मिलेगी। तो ये एक जो लक्षण थे, जो ये कारण थे, वो मैंने आपको बताए। इसी के साथ जो कुछ चीज़ों में इसमें ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया, या माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप में जो है वो समानता नहीं होती है, अनुवांशिक जो है कुछ चीज़ें होती हैं हेरिडिटरी, उसकी वजह से भी जो है, या बच्चों को पैदाइश के समय पीलिया हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि पैदा होने के बाद बच्चे को जॉन्डिस हो गई, और जॉन्डिस के इलाज के लिए प्रयास किए जाते हैं सारे, परंतु उस दौरान ये अटैक पड़ जाता है और ऐसे बच्चों में ये चीज़ें आई जाती हैं। तो ये 2 दिव्यांगताएं जो पिछले एपिसोड में रह गई थी वो मैंने पूरी करी आज, और इनके साथ एक कुछ हमारे श्रोतागणों की और जो कुछ हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी समस्याएं और कठिनाई थी UDID कार्ड की। तो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड लेने के लिए बहुत सारे लोग ललायत हैं, परेशान हैं। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको www.swavlambancard.gov.in इस साइट पर आप जाइए, चाहे साइबर कैफे में चले जाइए, वहाँ करवा लीजिए, या आप स्वयं अगर लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप अपने घर पे इंटरनेट में गूगल वाला पेज खोल लीजिए और गूगल में आप ये वेबसाइट टाइप कर दीजिए www.swavlambancard.gov.in। ये इस पे जब आप खोलेंगे तो इस पे UDID कार्ड का जो है पेज आ जाएगा, और इस पेज में सिंपल सी रजिस्ट्रेशन की आपको औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी। उसमें नाम, पता, आधार कार्ड, फोटो, ये सब जो आपकी चीज़ें हैं वो आप अपने साथ रखिए और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक रिसीट टाइप की जो है चीज़ सामने आएगी, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए, चाहे अपने घर में या साइबर कैफे से। और इस प्रिंट आउट को लेके जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें नीचे दर्शित होंगी कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जांच के लिए जाना है, किस दिन CMO के यहाँ आपको पहुँचना है। कई जिलों में सोमवार को CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का दिन होता है, और यूपी में सोमवार को ये तय कर दिया गया कि प्रत्येक सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में और या निर्धारित हॉस्पिटल्स में इसका कार्ड बनेगा। तो CMO के कार्यालय में भी एक आप जाएंगे तो एक सेल UDID कार्ड का बना हुआ है, जहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर निरंतर बैठता है, और अगर आपको कोई कठिनाई है तो आप सीधे जाके उनसे संपर्क कर लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और अपने जो
सर्टिफिकेट है या कार्ड है उसको बनवाने के लिए। देखिए मेन बात यह है कि इस कार्ड से लोगों को ये लगता है कि ये कार्ड बनवा लेंगे तो हमारी सारे दुख दर्द कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूडीआईडी कार्ड बनवा लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, परंतु जो आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र है वही अपने आप में बहुत सारी चीजों की पूर्ति करता है। चाहे आपको दिव्यांग पेंशन लेनी हो, चाहे आपको और तमाम सुविधाएं लेनी हो, चाहे आपको रेलवे का बस का कंसेशन पास लेना हो, चाहे आपको शादी विवाह का अनुदान लेना हो, कृत्रिम अंग वितरण के लिए कृत्रिम अंग आपको सहायक उपकरण लेने हो, जहां भी आपकी विकलांगता संबंधित परसेंटेज पूछा जाएगा तो आप सीएमओ का विकलांगता प्रमाण पत्र ही दिखा देंगे। उसको आप बढ़िया से लेमिनेट करा लीजिए फोटोकॉपी करा के, और उसी को आप दिखाइए तो यूडीआईडी कार्ड की बहुत आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? बहुत सारे लोगों को यूडीआईडी कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है। जिनको सुविधा देनी है उनको एक चीज सीधी सी मालूम है कि विकलांगता प्रमाण पत्र चेक किया जाना है। आप नौकरी में भी अगर भरते होंगे तो नौकरी में फॉर्म भरने के साथ आपको पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत जो भी आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपको विकलांगता प्रमाण पत्र संग में अटैच करना होता है। उस अटैचमेंट में आपका सारी पूर्ति हो जाती है। परंतु यूडीआईडी कार्ड अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप इस रजिस्ट्रेशन को कराने के बाद आपको जो डेट मिलेगी उसमें आप सीएमओ कार्यालय जाइए और उस डेट को सोमवार को आप वहां पर अपना 9 बजे पहुंच के अपना यूडीआईडी कार्ड के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। उसमें कई देरी इसलिए होती हैं, समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं कि उसमें जांच की आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें सीधे दिखने वाली दिव्यांगताएं हैं, जिसमें मतलब शारीरिक रूप से है या ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित हैं, परंतु जहां मानसिक मंदित वाली बात है, जहां सेरेब्रल पॉल्सी वाली बात है, जहां श्रवण बाधिता वाली है, कम सुनने वाली या बधिर वाली है, मूक बधिर वाली है, इनमें सब में जांचें इन्वॉल्व होती हैं। जब तक ऑडियोमेट्री नहीं हो जाएगी, आपका ऑडियोलॉजिस्ट नहीं हो जाएगा, बेरिया ऑडियोमीटर नहीं हो जाएगा, तब तक आपका ये निर्धारण नहीं हो सकता कि आप कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं। आपके मानसिक का बौद्धिक क्षमता का जब तक आकलन ना हो जाए, आईक्यू असेसमेंट ना हो जाए, तब तक आपको इसके बारे में, तो ये सारी चीजें थी। इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ट्राई करिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके बीच में फिर आऊंगा। आप पुनः फिर से अपने कमेंट्स, अपनी समस्या हमें भेजें, लिखें, मैं उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।